हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिंक्रोनस मशीन। आज का जो टॉपिक है वो है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम अल्टरनेटर्स को पैरेलली क्यों ऑपरेट करते हैं। हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि अल्टरनेटर्स को हमें पैरेलली ऑपरेट करना पड़ता है। तो मान लीजिए हमारे पास पहले एक सिंगल अल्टरनेटर है जो कि सप्लाई दे रहा है एक पर्टिकुलर लोड को। यह है लोड और ये जो जनरेटर है इसे मान लीजिए कि ये है जनरेटर G1। सही है। अब देखिए, मान लीजिए इस एरिया का जो लोड है ये किसी न किसी एरिया का तो लोड होगा। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हो तो उस पूरे सिटी का मान लेते हैं ये लोड है। टाइम के साथ साथ हुआ क्या कि लोड जो है सिटी का वो एक्सीड कर गया इस पर्टिकुलर जनरेटर की रेटिंग से। तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब ये जनरेटर इतना कैपेबल नहीं होगा कि इस लोड को क्या कर पाए, सप्लाई दे पाए। तो हम दो अल्टरनेटर्स को क्या कर देते हैं, पैरेलली, या दो से ज़्यादा अल्टरनेटर्स को हम पैरेलली ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये G2 है, जनरेटर G2, इन दोनों को हम पैरेलली ऑपरेट करते हैं, राइट। और इन दोनों का जो सप्लाई है हम देते हैं बस बार से, बस बार को। और बस बार से जो लोड कनेक्टेड है वहां तक सप्लाई पहुंच जाती है, राइट। तो बट ये तो हमें सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि अगर हमारे लोड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है एक जनरेटर से, एक जनरेटर इतना कैपेबल नहीं है कि उस पर्टिकुलर लोड को सप्लाई दे पाए, तो एक और जनरेटर या कई सारे बहुत सारे जनरेटर पैरेलल में काम करते हैं, तो और जनरेटर हम पैरेलल में लगा के अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। बट कुछ कंडीशंस हैं इसके साथ। जब दो अल्टरनेटर, अभी हम दो अल्टरनेटर की बात करते हैं, तो अगर दो अल्टरनेटर पैरेलली ऑपरेट करते हैं तो उसके साथ कुछ कंडीशंस होती है। पहली, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए दोनों अल्टरनेटर्स की। दूसरा, दोनों अल्टरनेटर्स का टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। तीसरा, दोनों अल्टरनेटर्स सेम फेज सीक्वेंस में ऑपरेट करने चाहिए। अगर एक अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस है ए बी सी, तो दूसरे अल्टरनेटर का भी ए बी सी होना चाहिए, करेक्ट। अब देखते हैं पहली कंडीशन, कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स। पहली कंडीशन है, the frequency of both alternators must be same। फ्रीक्वेंसी, अभी हम यहाँ पे दो अल्टरनेटर्स को पैरेलली लेके चल रहे हैं, एक्चुअल में और ज्यादा होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ अल्टरनेटर्स मस्ट बी सेम। यानी कि F1 इज इक्वल टू F2। अगर पहले अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है F1 तो दूसरे अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है F2, दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब एक अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है तो दूसरा अल्टरनेटर भी 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करना चाहिए, राइट। मान लीजिए इसमें एक और कंडीशन है। पहले हमारा जनरेटर सिर्फ G1 ऑपरेट कर रहा था, फिर हमने G2 जनरेटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया G1 के साथ। तो हमने G2 को पैरेलली कनेक्ट किया G1 के साथ, कैसे? By connecting this generator G2 with this bus bar।
हमने इस जनरेटर G2 को इस बस बार के साथ कनेक्ट किया, तभी तो ये G1 और G2 पैरेलल में आ गए। तो G2 जनरेटर या किसी भी जनरेटर को बस बार में कनेक्ट करने के लिए या बस बार से कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसकी थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है, उसको देखिएगा। इफ वी आर कनेक्टिंग वन अल्टरनेटर टू इनफाइनाइट बस बार, if we are connecting one alternator to infinite bus bar, then the frequency of alternator must be greater than frequency of bus bar। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। मतलब अगर दूसरा अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी f2 है, तो जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटर की बस बार से कनेक्ट करने से पहले वो ज़्यादा होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ बस बार से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरेटर्स जो होते हैं वो उसमें एक ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। रीजन क्या है इसका? क्यों फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए बस बार फ्रीक्वेंसी से, अगर हम अल्टरनेटर को बस बार से कनेक्ट करना चाहते हैं? रीजन है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और पावर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है पावर। फ्रीक्वेंसी और पावर के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ड्रूपिंग नेचर का होता है, कुछ इस नेचर का होता है। मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पावर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब जैसे ही हम अल्टरनेटर टर्मिनल को बस बार से कनेक्ट करेंगे, अल्टरनेटर क्या फेस करेगा? हाई पावर लोड। तो जैसे ही अल्टरनेटर हाई पावर लोड फेस करेगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट आएगा। तो थोड़ा सा डिक्रीमेंट आने के बाद क्या होगा? जो F2 है वो डिक्रीज होगा, तब जाके F2 बस बार फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। राइट? मान लेते हैं स्टार्टिंग में ही हमने ये गलती कर दी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर को फ्रीक्वेंसी ऑफ बस बार के बराबर नहीं रखा, सॉरी बड़ा नहीं रखा, दोनों को बराबर कर दिया। जो जिस जनरेटर को हम बस बार से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो उस जनरेटर का और बस बार का दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर 50-50 हर्ट्ज है, तो क्या होगा? जैसे ही हम उस जनरेटर को बस बार से कनेक्ट करेंगे, जनरेटर हाई पावर लोड फेस करेगा। पावर इंक्रीज हो रहा है तो आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अब जो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से भी कम हो जाएगी। राइट? तो हम पहले ही थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेके चलते हैं, क्या कि बाद में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आए, उसके बाद भी जो फ्रीक्वेंसी है वो बस बार के बराबर हो जाए। ये आई होप क्लियर होगा। अब बस बार क्या होता है? व्हाट इज बस बार? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी, व्हाट इज इनफाइनाइट बस बार? इनफाइनाइट बस बार क्या होता है? तो इनफाइनाइट बस बार वो बस बार होती है अगर हम उससे बहुत सारे या इस तरह से लिखिए कि बस बार whose frequency and voltage always remains constant is called infinite bus bar। राइट? कोई भी बस बार है
वो इनफाइनाइट बस बार तभी कहलाएगी, आप चाहे उसमें कितने भी जनरेटर ऐड कर दीजिए, कितने भी निकाल दीजिए, जो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज है उस बस बार का अगर कांस्टेंट है तो हम उसे बोल सकते हैं इनफाइनाइट बस बार। चलिए, पहला कंडीशन तो हमने देख लिया कि दो अल्टरनेटर्स को अगर हम पैरेलली ऑपरेट करना चाहते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है दोनों अल्टरनेटर्स की वो बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है। कंडीशन 2, टर्मिनल वोल्टेज बराबर होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बोथ अल्टरनेटर्स must be same, that is terminal voltage of alternator 1 must be equal to terminal voltage of alternator 2। नहीं तो क्या होगा, अगर टर्मिनल वोल्टेज बराबर नहीं है तो क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होगी। अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट starts flowing, which create losses। राइट, सर्कुलेटिंग करंट कैसे फ्लो होगी, हम जानते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। अगर कहीं पे हमें वोल्टेज का डिफरेंस मिल रहा है तो करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। बट अगर वोल्टेज ही सेम है तो करंट क्या होगी, जीरो। अगर V1 इज इक्वल टू V2 है तो जो सर्कुलेटिंग करंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब सर्कुलेटिंग करंट जीरो है तो उसकी वजह से जो लॉस होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हम दो अल्टरनेटर्स को पैरेलली ऑपरेट करा रहे हैं तो कंडीशन 3, थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों अल्टरनेटर्स सेम फेज सीक्वेंस में काम करें। बोथ अल्टरनेटर्स मस्ट हैव सेम फेज सीक्वेंस। राइट, अगर एक अल्टरनेटर ए बी सी है फेज सीक्वेंस तो दूसरे अल्टरनेटर का भी जो फेज सीक्वेंस है वो कितना होना चाहिए, ए बी एंड सी। चलिए, फेज सीक्वेंस अलग अलग है तो फिर से कुछ ना कुछ हमें सर्कुलेटिंग करंट मिलेगा, याद रखिएगा। तो हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो फेज सीक्वेंस है वो दोनों अल्टरनेटर्स का, सॉरी, हम किसी भी अल्टरनेटर का जो फेज सीक्वेंस है वो कैसे पता करते हैं। तो किसी भी अल्टरनेटर को फेज सीक्वेंस, किसी भी अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस फाइंड करने के लिए दो मेथड हमें दिया गया है। मेथड टू फाइंड फेज सीक्वेंस। तो हमारे पास दो मेथड है, पहला है लैंप मेथड, दूसरा है सिंक्रोस्कोप मेथड। लैंप मेथड और सिंक्रोस्कोप मेथड। तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं कि लैंप मेथड को यूज करके और सिंक्रोस्कोप मेथड को यूज करके हम कैसे किसी भी अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस पता कर सकते हैं कि उसका फेज सीक्वेंस आर वाई बी या ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, आर वाई बी है या आर बी वाई, यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस है या नेगेटिव सीक्वेंस है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा लैंप मेथड। तो मैं आपको लैंप मेथड यूज करने के लिए जो डायग्राम का रिक्वायरमेंट है वो आपको बना के शो कर देता हूं ताकि आपको एक्चुअली समझ में आ जाए कि लैंप मेथड को यूज कैसे किया जाता है।
तो हमारे पास एक इनफाइनाइट बस बार है 3 फेज की, ये क्या है, इनफाइनाइट बस बार। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है अल्टरनेटर। बहुत आसान है, एक बार बस समझ लीजिए ध्यान से। ये अल्टरनेटर है जिसका फेज सीक्वेंस हमें फाइंड करना है। रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है स्टेटर, जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं रोटर। तो यहाँ 3 फेज निकले हुए हैं इस अल्टरनेटर के आर्मेचर से, पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक एक स्विच हम कनेक्ट कर देते हैं इसको तीनों फेज से कनेक्ट करने के बाद। तीनों फेज से हमने 3 फेज वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया। एक स्विच के साथ। तो यह है आर फेज, बस भी 3 फेज की है, तो यह आर फेज, वाई फेज, बी फेज। तो इस आर से हम डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं तो ये हो जाएगा आर फेज। इस वाई से हम डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं वाई, और बी का कनेक्शन हमने यहाँ से लिया है तो ये हो जाएगा बी। अल्टरनेटर का जो 3 फेज है वो सिमिलरली हम मान लेते हैं कि ये है आर डैश, ये है वाई डैश, और ये है बी डैश। अब हम क्या कर देते हैं, जैसा कि इस मेथड का नाम है लैंप मेथड, तो हम 3 लैंप लगा देते हैं तीनों फेज में। लैंप यानी कि कोई भी बल्ब। तो एक लैंप हमने लगा दिया आर फेज में, इसे हमने मान लिया लैंप ए। एक लैंप हमने लगा दिया है वाई फेज में, जिसको हमने मान लिया है बल्ब बी। और एक बल्ब हमने लगा दिया है बी फेज में, जिसको हमने मान लिया है बल्ब सी या लैंप सी। तो ये है लैंप ए, लैंप बी, लैंप सी। तो ये डायग्राम मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक एक टर्म को एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो यहाँ पे हमने 3 लैंप लगाए हैं, 3 लैंप्स आर कनेक्टेड। लैंप ए is connected to R phase, lamp B is connected to Y phase, lamp C is connected to B phase। ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि जो लैंप ए है वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, तो लैंप, मैं आपको बता रहा हूं कि इस लैंप ए को कैसे ऑफ करेंगे। तो इस स्विच को क्लोज कर दिया हमने। अब ये लैंप ऑफ हो जाएगा जब यहाँ का वोल्टेज अगर वी आर है और यहाँ का वोल्टेज वी आर डैश है। ठीक।
तो अगर वी आर इज इक्वल टू वी आर डैश हो गया, दोनों वोल्टेज बराबर हो गए, मतलब लैंप ए के ऊपर वाले टर्मिनल का वोल्टेज वी आर है, नीचे वाले टर्मिनल का वोल्टेज वी आर डैश है, और दोनों वोल्टेज बराबर हो गए, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। वोल्टेज डिफरेंस जीरो मतलब बल्ब से करंट जाएगी जीरो, तो लैंप ए यानी कि बल्ब ए क्या हो जाएगा, ऑफ। अगर हमें वी आर इज इक्वल टू वी आर डैश की कंडीशन मिलती है, तो लैंप ए क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ को यहां डार्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अगर हमें लैंप बी को ऑफ करना है, तो वोल्टेज अक्रॉस वाई फेज मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस वाई डैश फेज। क्या हो जाएगा इस मेथड से, लैंप बी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो गया, दोनों वोल्टेज बराबर तो करंट ही फ्लो नहीं होगी, तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, लैंप बी ऑफ। सिमिलरली, अगर हमें लैंप सी को ऑफ करना है, तो लैंप सी कहाँ कनेक्टेड है, बी फेज से, तो अगर वी बी इज इक्वल टू वी बी डैश हो जाए, तो लैंप सी क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि जो फेज सीक्वेंस है बस बार का, वो है आर वाई बी। बस बार का जो फेज सीक्वेंस है वो है आर वाई बी। लेट फेज सीक्वेंस of infinite bus bar is RYB। तो अगर हम फेजर बनाए इसका तो कैसा बनेगा, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज, आर वाई बी। और ये जो फेजर है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तभी तो पहले आर आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये फेजर रोटेट कर रहा है, तो इस फेजर की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इनफाइनाइट, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार, जहां पे ओमेगा इनफाइनाइट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार। अब मान लेते हैं कि जो अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस है वो भी है आर वाई बी, बट फेजेस को हमने क्या एज्यूम किया है, आर डैश वाई डैश बी डैश। सो लेट phase sequence of alternator is R dash Y dash B dash, राइट। तो अब फेजर ऑफ अल्टरनेटर बना लेते हैं, बट हम एज्यूम करते हैं कि जो पोजीशन है आर डैश वाई डैश और बी डैश की वो अलग है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आर बी वाई से रोटेट कर रहा है, राइट, ऑपोजिट फेज मान लेते हैं, और देखते हैं कि क्या इफेक्ट हमें मिलता है, बल्ब पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर बस बार का जो फेज सीक्वेंस है उसका उल्टा फेज सीक्वेंस है अल्टरनेटर का, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, आर डैश बी डैश और वाई डैश। ऊपर का क्या फेज सीक्वेंस है, आर वाई बी,
यहाँ पे क्या है, आर बी वाई। तो मान लेते हैं ये है आर डैश, ये है बी डैश और ये है वाई डैश। आर डैश, बी डैश, वाई डैश, और ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी तो आर बी वाई आया, विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा जनरेटर। ओमेगा जनरेटर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा इनफाइनाइट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार। चलिए, तो ओमेगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ओमेगा इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इनफाइनाइट, यानी कि 2 पाई ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट बस बार की फ्रीक्वेंसी। और हम ओमेगा जनरेटर को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर। तो ओमेगा जनरेटर भी हमें पता है और ओमेगा इनफाइनाइट बस बार भी हमें पता है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हम बस बार से किसी भी जनरेटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बस बार की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। याद करिए ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बस बार। मतलब ये जो फेजर है अल्टरनेटर का, वो ज़्यादा तेजी से घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू द फेजर ऑफ इनफाइनाइट बस बार, राइट। तो अब मुझे बताइए इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर माइनस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार, ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए अब हम अपनी एनालिसिस करते हैं, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम करते हैं अपनी एनालिसिस। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम फेजर ऑफ इनफाइनाइट बस बार स्टेशनरी। जो इनफाइनाइट बस बार का फेजर है वो स्टेशनरी है, और जो फेजर है इनफाइनाइट बस बार का वो हमने क्या एज्यूम किया था, ऊपर चेक कर लीजिए, आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हो। हमने एज्यूम किया था कुछ इस तरह से, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। अब फेजर ऑफ अल्टरनेटर, फेजर ऑफ अल्टरनेटर हमने क्या अज्यूम किया था, अपना नोट्स चेक करिए। फेजर ऑफ अल्टरनेटर, कैसे भी आप एज्यूम कर सकते हो, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक हमने इसी तरह से एज्यूम करना है ऐसा नहीं है। ये आर डैश, बी डैश, वाई डैश, आर डैश, बी डैश, वाई डैश, करेक्ट। यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब देखिए, अगर हम एक चीज देखिएगा, हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है वो, मतलब जो हमारा फेजर है वो स्टेशनरी है, नॉट रोटेटिंग।
बस बार का रोटेट नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो अब मुझे बताइए कि अगर हमने इनफाइनाइट बस बार के फेजर को स्टेशनरी मान लिया है, तो भी क्या ये अल्टरनेटर का जो फेजर है ये रोटेट करेगा? यस, ये रोटेट करेगा, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा है, राइट। अगर उतनी स्पीड, जिस स्पीड से बस बार का फेजर रोटेट कर रहा था, उस स्पीड को हम हटा देते हैं, तो हमारे पास एक रिलेटिव स्पीड बचती है जिस स्पीड से अल्टरनेटर का फेजर रोटेट करेगा, राइट। बट क्योंकि जो अल्टरनेटर का फेजर है वो ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी, याद करिए। तो अब जो अल्टरनेटर का फेजर है वो रोटेट करेगा रिलेटिव वेलोसिटी से, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा जनरेटर माइनस ओमेगा इनफाइनाइट, करेक्ट। इस फ्रीक्वेंसी से फेजर ऑफ अल्टरनेटर रोटेट कर रहा है, और इनफाइनाइट बस बार का जो फेजर है वो हमने उसको स्टेशनरी मान लिया है। आप चाहो तो दोनों को रोटेट करा सकते हो, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बस बार के फेजर को स्टेशनरी मान लिया है, और उसके रिस्पेक्ट में जो अल्टरनेटर का फेजर है वो तेजी से रोटेट कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर ज्यादा है बस बार से, याद करिए। चलिए, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो फेजर है अल्टरनेटर का, ये क्लॉकवाइज तो रोटेट कर ही रहा है, तो मान लेते हैं ये 30 डिग्री घूम जाता है। अगर 30 डिग्री अगर ये फेजर रोटेट हो जाता है, क्योंकि ये तो रोटेट हो रहा है, तो हमें कैसा फेजर मिलेगा, याद करिए। कुछ इस तरह का फेजर मिलेगा। वाई डैश कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। आर डैश हमारा कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे। और बी डैश हमारा पहुंच गया यहाँ पे। तो अब फिगर ए, ये बस बार का जो फेजर है उसे मान लेते हैं हम फिगर ए, और इसे हम मान लेते हैं फिगर बी, यानी कि जो अल्टरनेटर का फेजर है। तो आप देख के मुझे बताइए कौन सा जो फेजर है, कौन सा फेज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो आप देखिए, अगर हम दोनों को इस फेजर बी, मतलब फेजर ऑफ अल्टरनेटर को बस बार के फेजर पे रखते हैं, तो कौन सा फेज कोइंसाइड कर रहा है, चलिए मैं आपको शो कर देता हूं। तो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं बस बार के फेजर को, ठीक। आर वाई बी, आर वाई बी। अब जो अल्टरनेटर का फेजर है उसको इस पे रखिए। ये अल्टरनेटर का फेजर है फिगर बी, वाई आर बी। तो थोड़ा सा साइड से हम बना देते हैं, वाई आर बी। वाई डैश आर डैश बी डैश। तो हमें देखने से ये पता चल रहा है कि बी फेजेस आर ओवरलैपिंग, सही है। फेज बी ओवरलैप, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो वोल्टेज ऑफ फेज बी है वो बराबर होगा वोल्टेज ऑफ फेज बी डैश। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि हमने बी फेज में कौन सा बल्ब कनेक्ट किया है, चेक करिए डायग्राम अपना।
हमने बी फेज में कौन सा बल्ब कनेक्ट किया है, सी बल्ब। तो अगर दोनों वोल्टेज बराबर हो गया तो बल्ब सी से या लैंप सी से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, विच मीन्स लैंप सी विल बी ऑफ। लैंप सी विल बी ऑफ, राइट। अब अभी भी हमारा जो अल्टरनेटर का फेजर है वो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है, और बस बार का फेजर को हमने स्टेशनरी ले लिया है। तो मान लेते हैं, लेट आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन ऑफ अल्टरनेटर फेजर, तो देखिए अभी अल्टरनेटर का हमारा रेड वाला है, यह है वाई, यह है आर डैश, यह है बी डैश। वाई डैश, आर डैश, बी डैश, ये अल्टरनेटर वाला है। ये 120 डिग्री और क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, तो क्या फेजर बनेगा। अब अगर ये तो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है और हम देख कब रहे हैं, 120 डिग्री के बाद। तो 120 डिग्री हम जानते हैं ये एंगल 120 के होते हैं। तो अब वाई डैश यहाँ पे आ गया, आर डैश यहाँ पे आ गया, और जो बी डैश है वो आ गया यहाँ पे। यह है जनरेटर का। बस बार का तो कांस्टेंट है, बस बार का हमने स्टेशनरी लिया हुआ है, तो बस बार का उसी जगह बनेगा जहां पहले था। अल्टरनेटर का सिर्फ रोटेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आर डैश, वाई डैश और बी डैश। आप चेक करिए कौन से जो फेज हैं वो सेम पोजीशन पे हैं। यह है इनफाइनाइट बस का फेजर। तो हम देख सकते हैं कि जो वाई फेजेस हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पोजीशन पे हैं, सही है। तो वाई फेजर्स आर कोइंसाइडिंग, मतलब वोल्टेज ऑफ फेज वाई मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ फेज वाई डैश। अब वाई फेज में हमने कौन सा बल्ब कनेक्ट किया है, लैंप सी, लैंप बी, मींस दोनों वोल्टेज बराबर हो गए, तो लैंप बी विल स्विच्ड ऑफ। ऑफ। Now, again rotate the alternator phasor by 120 degree. Again, rotate the alternator phasor by 120 degree. तो अभी प्रेजेंट कंडीशन पे हमारा जो अल्टरनेटर का फेजर है वो इस पोजीशन पे है। बी डैश, वाई डैश, आर डैश, ऊपर चेक कर सकते हो आप। अब हम इसे फिर से 120 डिग्री रोटेट कराना चाहते हैं। After 120 degree rotation, बी डैश आ जाएगा यहाँ पे, आर वाई डैश आ जाएगा यहाँ पे, आर डैश आ जाएगा यहाँ पे। ये है अब जनरेटर का फेजर। बस बार का फेजर याद करिए, स्टेशनरी है तो अभी भी इसी पोजीशन पे है, आर वाई बी, यह है बस बार का फेजर। तो अगर हम दोनों को एक साथ एक ही पॉइंट पर रखते हैं तो कौन से दो फेजेस हैं जो ओवरलैप करेंगे, आर फेजेस एक ही पोजीशन पे हैं। मतलब वोल्टेज ऑफ फेज आर मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ
फेज आर डैश, मतलब फेज आर से हमने कौन सा लैंप लगाया हुआ था, लैंप ए, मीन्स लैंप ए विल बी स्विच्ड ऑफ, लैंप ए विल गेट ऑफ। तो यहाँ पे बल्ब के बंद होने का जो सीक्वेंस है वो आपने नोटिस किया, सीक्वेंस ऑफ स्विचिंग ऑफ लैंप्स क्या है, पहले सी बल्ब बंद हुआ था, फिर बी लैंप बंद हुआ, लास्ट में कौन सा बंद हुआ, ए। तो ये सीक्वेंस है सी बी ए, मतलब अगर बल्ब इस सीक्वेंस में बंद हो रहे हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि जो अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस है वो जस्ट उल्टा है विथ रिस्पेक्ट टू बस बार के फेज सीक्वेंस के, राइट। तो हम बल्ब को चेक करके ये बता सकते हैं। बट क्या होगा अगर फेज सीक्वेंस सेम है, अल्टरनेटर का जो फेज सीक्वेंस है वो सेम है, किसके जैसा, किसके जैसा, बस बार के जैसा, तो बल्ब किस तरह से बिहेव करेंगे। सो नाउ लेट the phase sequence of alternator and bus bar is same। तो बस बार का अगर फेजर ये है, आर वाई बी, जो बस बार है उसका फेज क्या है, आर वाई बी, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं। अब इनफाइनाइट, ये है इनफाइनाइट बस का फेजर, हम बना लेते हैं अल्टरनेटर का फेजर, तो किसी भी तरह से आप बना सकते हो। हम ले लेते हैं अल्टरनेटर का फेजर कुछ इस तरह से, बट जो फेज सीक्वेंस है वो सेम है, मतलब अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो सबसे पहले आर वाई बी, तो अल्टरनेटर का हमने माना है डैश, आर डैश वाई डैश बी डैश, ठीक। अब हमारा इनफाइनाइट बस फेजर तो स्टेशनरी है, यह है जनरेटर का फेजर, जनरेटर का फेजर रोटेट कर रहा है रिलेटिव स्पीड से, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये जो आर फेज है ये रोटेट होता हुआ यहाँ पे आ चुका है, तो अगर हम चाहते हैं आर डैश फेज रोटेट होता हुआ यहाँ पे आ जाए तो कितने डिग्री रोटेट कराना पड़ेगा, तो एक बार अगर आर डैश यहाँ पे आता है तो 180, 180 और 90 270। तो मान लेते हैं कि जो जनरेटर का फेजर है वो ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, ये हमें पता है। तो व्हेन अल्टरनेटर फेजर rotates clockwise by 270 डिग्री, तो कैसा फेजर बन जाएगा, ये इस तरह का फेजर बन जाएगा। ये हो जाएगा आर डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा बी डैश। अब ये नया जनरेटर का फेजर है, तो आप देख सकते हो 120 डिग्री रोटेशन के बाद कभी ना कभी तो ये ओवरलैप करेगा इससे, तो आर
डैश जो है वो आर के साथ ओवरलैप कर रहा है, वाई डैश जो है वो वाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, बी डैश जो है वो बी के साथ ओवरलैप कर रहा है। मतलब सारे वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, एक साथ इक्वल हो जाएंगे। मतलब इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि वोल्टेज ऑफ फेज ए इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ फेज आर डैश, वोल्टेज ऑफ फेज वाई इज इक्वल टू वी वाई डैश, वोल्टेज वीबी इज इक्वल टू वीबी डैश। सही है। और ये सब कैसे हो रहा है, साइमल्टेनियसली। ये हो रहा है एक साथ, साइमल्टेनियसली। तो आर फेज की वजह से बल्ब ए ऑफ हो जाएगा, याद करिए। वाई फेज की वजह से बल्ब बी ऑफ हो जाएगा, बी की वजह से सी, यहाँ पे लैंप लिख लीजिएगा, लैंप ए, लैंप बी एंड लैंप सी ऑफ। क्लियर। मतलब यहां से हमें क्या देखने को मिला कि ऑल लैम्प्स स्विच्ड ऑफ साइमल्टेनियसली, सारे जो लैम्प्स हैं वो एक साथ बंद हो गए। ऑल लैम्प्स switched off simultaneously। राइट। तो यहां से हम देखकर बता सकते हैं कि सारे जो फेज सीक्वेंस है अल्टरनेटर का, वो फेज सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट बस बार के बराबर है अगर सारे बल्ब एक साथ बंद हो जाते हैं, एक साथ ग्लो करते हैं या एक साथ बंद हो जाते हैं, एक ही बात है। अब अगर जो फेज सीक्वेंस है, पहले सी बल्ब बंद हो रहा है, फिर बी बंद हो रहा है, फिर ए बंद हो रहा है, एक एक करके ऐसा मिल रहा है, तो ये किसका इंडिकेशन है कि जो जनरेटर का फेज सीक्वेंस है वो जस्ट ऑपोजिट है बस बार के फेज सीक्वेंस के। तो यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर होगा। अब मैंने आपको बताया था रिलेटिव एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर माइनस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार। तो मान लेते हैं ये अगर ओमेगा है तो ये है ओमेगा जनरेटर और ये है ओमेगा ऑफ इनफाइनाइट बस बार। ओमेगा है 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जनरेटर कितना है, इससे सिर्फ ओमेगा ऑफ जनरेटर ही रहने देते हैं, ये है ओमेगा ऑफ इनफाइनाइट बस बार। तो यहाँ से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो हमें कितना मिल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर माइनस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार अपॉन 2 पाई। राइट, इसे याद रखिएगा। अब एक चीज और देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार। तो ऐसा नहीं है कि अगर बस बार की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आपने अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज करके रखी है, वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट बस बार की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हमें अल्ट बस बार से कनेक्ट करने से पहले जो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रखनी पड़ेगी, 51 हर्ट्ज ज्यादा से ज्यादा। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा भी डिक्रीमेंट नहीं होता है फ्रीक्वेंसी में। राइट, तो ये याद रखिएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है दोनों के बीच वो बहुत कम होता है। राइट, तो इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ
बल्ब, या अगर आप ओमेगा जनरेटर को 2 पाई एफ जनरेटर से रिप्लेस कर देते हो तो एफ की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 पाई एफ जनरेटर माइनस 2 पाई एफ इनफाइनाइट अपॉन 2 पाई। 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिली? फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे बल्ब फ्लिकर हो रहे हैं या बल्ब बिहेव कर रहे हैं, ऑन या ऑफ हो रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी से, ये वही फ्रीक्वेंसी है। तो इस फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी एट विच bulbs are या bulbs on and off, इसी को हम फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये था लैंप मेथड। सेकेंड मेथड हम देखते हैं, सिंक्रोस्कोप मेथड। मेथड 2, ये है सिंक्रोस्कोप मेथड। सिंक्रोस्कोप मेथड, तो सिंक्रोस्कोप क्या होता है? सिंक्रोस्कोप एक तरह का मीटर होता है जो कि हम इनफाइनाइट बस बार और जनरेटर टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं, या इनफाइनाइट बस बार और जनरेटर टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो ये सिंक्रोस्कोप है आपका, एक तरह से मान लीजिए ये है सिंक्रोस्कोप। ये पॉइंटर है, करेक्ट। अब अगर ये पॉइंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करता है तो इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार से। अगर ये पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर कम है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार से, राइट। बट हम क्या चाहते हैं, कौन सा हमारे हम क्या चाहते हैं कि जो पॉइंटर है वो किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हम चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर है वो ज़्यादा हो इनफाइनाइट बस बार की फ्रीक्वेंसी से। मतलब वी वांट दैट द पॉइंटर मस्ट मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। वी वांट द पॉइंटर टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर ज़्यादा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर से, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर ज़्यादा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार से। सो पॉइंटर मस्ट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू सेटिस्फाई द कंडीशन, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ पॉइंटर is directly proportional to frequency of generator minus frequency of infinite bus bar। तो जिस स्पीड से पॉइंटर रोटेट करेगा वो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर और फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार के। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर
और फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। 1 हर्ट्ज या 0.5 हर्ट्ज ऐसा कुछ होता है। अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो जो पॉइंटर है वो बहुत तेजी से रोटेट करेगा, राइट, तो हमें पता चल जाएगा। अब बट अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, मान लेते हैं, बट व्हाट विल हैपन, लिख लीजिएगा, if the difference between frequency of generator and frequency of infinite bus bar is very high. For example, मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार एज यूजुअल परफेक्ट 50 हर्ट्ज पे काम कर रही है, और हमें ये तो पता था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर इनफाइनाइट बस बार की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, जोश जोश में आके फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर को 70 हर्ट्ज कर दिया। हमें लगा कि जैसे ही हम इसे इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट करेंगे तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो 70 से ये कम होके 50 पे आ जाएगी। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज पे लाना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमें 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज तक लाना है, मैंने ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक आपको सिखाई थी, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है पावर। जो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से बनती है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा कम करना है तो पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हमें बहुत कम करना है, 20 हर्ट्ज तक कम करना है। तो लोड मस्ट बी वेरी हाई, वेरी हाई। अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। पावर लॉस ज़्यादा है मतलब करंट बहुत ज़्यादा होगा, या आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा होगी। इस हीट की वजह से मशीन कैन बी डैमेज। राइट, तो हमेशा याद रखिएगा जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का वो काफी कम होना चाहिए। तो ये था सिंक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक अल्टरनेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50.2 हर्ट्ज, राइट, और उसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं एक इनफाइनाइट बस बार से, और इनफाइनाइट बस बार की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और ये हम फाइंड करना चाहते हैं थ्रू डार्क लैंप मेथड। तो हमें फ्लिकरिंग ऑफ बल्ब पर मिनट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लिकरिंग रेट या फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर या फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर हमें दिया गया है 50.2, यहाँ पे आप देख सकते हो जो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है वो 50.2 है, जबकि इनफाइनाइट बस बार की फ्रीक्वेंसी केवल 50 है। तो फ्लिकरिंग रेट यानी कि दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हमें कितना मिला, 0.2 हर्ट्ज, राइट। तो ये इतना कम होना चाहिए जो डिफरेंस है। हमने एग्जांपल किसका लिया था, 20 हर्ट्ज का, इसीलिए इतनी हीट ज़्यादा डेवलप होने की वजह से मशीन डैमेज हो रही थी, ठीक। अब देखिए हर्ट्ज का क्या मतलब होता है, साइकिल पर सेकेंड। तो हम इसी को लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.2 साइकिल्स पर सेकेंड।
साइकिल्स यानी कि एक साइकिल में कितनी फ्लिकरिंग हो रही है, तो साइकिल्स को हम फ्लिकरिंग भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या दिया जा रहा है, फ्लिकरिंग ऑफ बल्ब पर मिनट, तो हमें 0.2 फ्लिकरिंग पर सेकेंड दिया गया है। तो अगर हमें इसे पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइकिल्स पर मिनट या फ्लिकरिंग पर मिनट। तो फ्लिकरिंग पर मिनट हमें मिल गया 12, मतलब एक मिनट में जो बल्ब है वो 12 बार ग्लो करेगा और बंद होगा, राइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने क्या डिस्कस किया कि जो फेस सीक्वेंस है उसको हमने वी डिटरमाइन फेस सीक्वेंस बाय यूजिंग लैंप मेथड और सिंक्रोस्कोप से वी फाइंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंस with the help of synchroscope method। तो आज हमारा पूरा फोकस था कि हम अगर अल्टरनेटर को इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब दो अल्टरनेटर्स को पैरेलली ऑपरेट करेंगे तब क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच।